प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। प्रिय साथियों, यह फॉरेस्ट पीएससी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जिन लोगों के फॉरेस्ट पीएससी मेंस के एग्ज़ाम हैं तो वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं खुद ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ और अभी फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल बैतूल में जो है फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग लेक्चर भी ले रहा हूँ। तो साथियों, जो है हमारे जो सिलेबस में यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जो कुछ टॉपिक्स शामिल किए गए हैं, चाहे हमारे फॉरेस्ट्री की बात करें, चाहे फिर हमारे जो है वन उपयोगिता की बात करें, चाहे हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड लॉ है, ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट है, वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है ट्रेनिंग में भी देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप लोगों को नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट गार्ड का, उसमें जो है पीडीएफ फाइल अपलोड है, वहाँ से आप जो है वो बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको काफ़ी कुछ टॉपिकों में हेल्प मिल जाएगी। चलिए साथियों, प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, क्यों आया है, कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में ही साथियों हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे संस्थाएं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है राष्ट्रीय बाघ विकास प्राधिकरण बना हुआ है, हमारे यहाँ जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बना हुआ है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, जहाँ से वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीव कोष है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रिय साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 में आया है और अभी इसमें जो संशोधन हुआ है ये वर्ष 2002 में हुआ है। तो हम संशोधित अधिनियम के साथ ही पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि कब आया, तो 1972 में आया। संशोधन कब हुआ, तो वर्ष 2002 में हुआ। चलिए साथियों, ये आया क्यों था, तो आप देखोगे कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए और उनके संवर्धन के लिए, दरअसल क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो वन्यजीव है, इन पर जो है बहुत सारे वन्यजीव जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके जो है अवैध रूप से शिकार हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि कई प्रकार की जो है संकट उनके ऊपर मंडरा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमको अपने वाइल्ड लाइफ को सेव करना बहुत जरूरी है। उसी को ध्यान में रखते हुए तो ध्यान रखिएगा किस उद्देश्य से आया था, तो जब वन्य जीव है, वन्य जीवों के संरक्षण व संवर्धन के लिए। इसमें हम क्या करेंगे साथियों, उनके जो आवास है, इन आवास स्थल को हम क्या करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि उनके जो उन पर जो खतरा मंडरा रहा है, ठीक है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और अगर कोई क्या काम करेगा, अवैध रूप से जो है उनको हानि पहुंचाएगा, तो उनके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है, उनको दंडित किया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें की गई है। अब देखिए साथियों, इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जो हमको प्रश्न निकलते हैं कि हमारा जो संवैधानिक प्रावधान है, ध्यान रखिएगा कि हमारा जो वन और वन्य जीव की हम बात करेंगे, जो हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, उसकी जब हम बात करते हैं तो पहले ये राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ 42वें संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। और अब इसको जो है वन एवं वन्य जीव को, देखिए जो वन है एवं जो हमारे वन्य जीव है, अब इसको जो है कौन सी सूची में शामिल कर दिया गया है, जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें शामिल कर दिया गया है साथियों। कब, 42वें संशोधन 1976 में। अगला पॉइंट देखिए साथियों कि क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए,
तो हमारा जो आर्टिकल 51 का है, आपको पता होगा आर्टिकल 51 का हमारा मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य भी कब जोड़े गए थे साथियों? आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसी का जो अनुच्छेद 51 का जी है, ये क्या काम करता है? ये हमको जो है, जो हमारे वन हैं एवं वन्य जीव है, उनके संरक्षण के लिए हमारे जो नदियां हैं, पर्वत है, पहाड़ है, इन सभी के संरक्षण के लिए आम नागरिकों को प्रेरित करता है कि भाई हमारे देश के जो आम नागरिक है, उनका यह कर्तव्य है कि वो अपने वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करें, उनको संरक्षण प्रदान करें, उनका संवर्धन करें, उनका विकास करें। ये प्रावधान किस में किया गया है? आर्टिकल 51 का के भाग जी में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। साथियों, यहाँ पर ये बात की गई है कि जो राज्य है, राज्य की भी यह जिम्मेदारी है कि वो अपने जो वन्य हैं, वन्य जीव है, नदियां हैं, इन सभी के संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए, इनके संवर्धन के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है साथियों? ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है। चलिए आइए हम आगे चर्चा करते हैं, जो आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किसी भी, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी एक्ट आता है तो उसमें जो धारा 2 होती है, इसमें परिभाषा को मतलब परिभाषा दी गई होती है। अब साथियों, यहाँ पर परिभाषा से आशय क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए वन्य प्राणी है, तो भाई हम किसको वन्य प्राणी मानेंगे? ठीक है, किसको वन्य प्राणी मानेंगे? क्या उनके अंडे को भी मानेंगे? क्या किसी जीव को, क्या छोटा भी बच्चा है उसको भी, किसी वाइल्ड लाइफ के? तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर परिभाषित किया गया। अब भाई यहाँ पर जैसे मांस है, अब भाई कोई मांस का जो है, मांस के लिए क्या काम करता है? जंगली जीवों का शिकार करता है, तो हम किसको मांस मानेंगे? तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर वन अधिकारी की बात की गई है, तो भाई हम किसको वन अधिकारी मानेंगे? तो उसकी परिभाषा जो है, जब धारा 2 आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कोई भी वो व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और जो वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, उनको अधिकार प्राप्त होता है, वो सब क्या कहलाएंगे? वन अधिकारी कहलाएंगे। इसका मतलब जो फॉरेस्ट गार्ड है वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण धाराएं, सारी धाराएं तो हम पढ़ नहीं सकते। जैसे हम भारतीय वन अधिकार अधिनियम 1927 पढ़ेंगे, बहुत सारी धाराएं उसमें, तो उसमें हम केवल जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जिनका अत्यधिक उपयोग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए साथियों, धारा 11 ध्यान रखिएगा, दरअसल इसमें आखेट की अनुमति है। मतलब क्या है? ये वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि आखेट की अनुमति, मतलब शिकार करने की अनुमति होगी, उनको वन्य जीवों को मारने की अनुमति होगी। तो किस परिस्थिति में होगी और ये आदेश कौन देगा? तो हमारे यहाँ जो है, ध्यान रखिएगा, एक जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक होगा। ठीक है, वो क्या काम करेगा? जो मुख्य वन्य जीव संरक्षक होगा वो क्या काम करेगा? उसको अथॉरिटी होगी कि जब हमको ये लग रहा है कि कोई हमारा वाइल्ड लाइफ है वो इतना आक्रामक हो गया है कि वो मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, किसी भी मानव को वो क्षति पहुंचा सकता है, उसका शिकार कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे आक्रामक वन्य जीवों को मारने की अनुमति दे दी जाती है विशेष परिस्थितियों में। एक चीज। दूसरी चीज, जब हमको लग रहा है कि कोई वाइल्ड लाइफ है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है,
कोई गंभीर बीमारी हो गई है और वो संक्रमण फैला सकता है, या वो ऐसे अपंग हो गया है कि उसको बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको मारने की अनुमति दे दी जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की किस धारा के अंतर्गत विशेष परिस्थिति में वाइल्ड लाइफ के शिकार की अनुमति दी गई है। तो ध्यान रखिएगा धारा 11 में। अगली धारा है धारा 12। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस जो धारा है, इस जो सेक्शन है, इसमें जो है ध्यान रखिएगा किसी विशेष परिस्थिति में। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कोई एजुकेशनल काम करेंगे, ठीक है, कोई एजुकेशनल काम करेंगे, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे हमको किसी वाइल्ड लाइफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए और उसका जो है कोई प्रैक्टिकल, कोई पोस्टमार्टम, कोई चीज़ें होना है, तो हम ऐसी कंडीशन में। दूसरी चीज़ क्या है, अनुसंधान, जब हम कोई नया रिसर्च कर रहे हों, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ को जो है मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च के लिए, शिक्षा के लिए और कोई भी ऐसे विशेष अनुसंधान कार्य के लिए। ठीक है, तो इनके लिए धारा 18, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण धारा मानी जाती है और यहाँ से प्रश्न बनता ही है कि भाई हमारे यहाँ जो अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, जो सेंचुरीज होते हैं, इनका गठन किस धारा के अंतर्गत होता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की धारा 18 के तहत किसी क्षेत्र को हम अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, एक प्रस्ताव के माध्यम से। अब देखिए इसके लिए क्या है साथियों, हमको ये देखना होगा कि ये उस क्षेत्र में लागू किया जाता है जहाँ पे हमको ये महसूस हो कि कोई ऐसे वाइल्ड लाइफ है जो प्राकृतिक रूप से उनको संरक्षित किया जा सकता है, तो हम ऐसे क्षेत्र को जो है अभयारण्य क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। कौन सी धारा के तहत, धारा 18 के तहत। अगला प्रश्न साथियों यहां पर बनता है नेशनल पार्क का। तो ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क की घोषणा जो है, ध्यान रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 35 के तहत किया जाता है। किसके तहत, धारा 35 के तहत किया जाता है। ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क की घोषणा। ठीक है, अगली चीज हम बात करते हैं धारा 38 का। देखिए ध्यान रखिएगा ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने चिड़ियाघर का नाम सुना होगा, तो इसके संदर्भ में हमारे केंद्र को विशेष पावर दी गई है कि वो किसी क्षेत्र विशेष को चिड़ियाघर के रूप में तब्दील कर सकता है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को रख सकता है, उनको संरक्षित किया जा सकता है और उनके सतत विकास व संवर्धन भी किया जा सकता है, और इसमें सेंट्रल को अथॉरिटी होती है। आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आप देखिएगा ये धारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कोई वन अधिकारी है, अगर वो क्या काम करता है, सद्भावना पूर्वक कोई कार्यवाही करता है, ठीक है, अपने किसके लिए, अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसे कार्य करता है और उस समय कोई घटना घटित हो जाती है, तो उसके लिए वो दोषी नहीं माना जाएगा। बाय द वे आप देखिए जरा, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, वो जंगल में क्या काम कर रहा था, फॉरेस्ट जो हमारे अभयारण्य क्षेत्र है, ये जंगल में क्या कर रहा था, काम कर रहा था और वो वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा भी कर रहा था। लेकिन एक टाइगर आया, वो उसके ऊपर अटैक करने लगा। अब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहा, तो मजबूरी में वो पहले तो हवाई फायर करेगा, और हवाई फायर करेगा, अगर फिर भी जो है वो जो टाइगर है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो वो आत्मरक्षा के लिए गोली चला सकता है। ठीक है, उसके पैर पे चला सकता है ताकि उसको किसी भी प्रकार से मतलब उसकी मौत ना हो, वो आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर सकता है। तो ये चीजें जो है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, जब हम कोई क्या काम कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं सर्च वारंट लेकर कि भैया आपने जो है अवैध रूप से शिकार किया है, और आपने देखा होगा कि कई जगह जो है महिलाओं को आगे कर दिया जाता है, और हमारे पास पता चला कि महिला टीम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पता चला कि हमारे ही ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए गए।
ठीक है, कि भाई जो है वन अधिकारी आए थे, उन्होंने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया। तो इस प्रकार से जो है हमको जो है जितने भी हमारे जो फॉरेस्ट कर्मी हैं, ठीक है, इन सभी को जो है सद्भावना पूर्वक की कार्रवाई के लिए क्या किया गया है, संरक्षण प्रदान किया गया। आगे देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत सारे उन लोगों को भी देखना होगा जिनकी कोई फसल की क्षति हो जाती है, कोई जंगली जानवर जो है वो क्या काम करता है, किसी के गाय बैल भैंस का शिकार कर लेता है, उस संदर्भ में ध्यान रखिए। तो हमारी जो धारा 60 का है, ठीक है, ये वन्य जीवों द्वारा जन एवं पशु हानि के लिए प्रावधान करता है। मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। पशु हानि से आशय है, देखिए पशु हानि से आशय है कि कोई किसान था या कोई और व्यक्ति था, वाइल्ड लाइफ ने क्या काम किया, किसी टाइगर ने अटैक कर दिया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो एक बड़ी हानि हो गई। तो इस जन हानि के लिए हमारी सरकार ने क्या काम किया है, इस एक्ट के तहत प्रावधान किया है कि उसको कम से कम जो है 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ में ही उसके लिए जो खर्च हुआ था, जो ट्रीटमेंट किया गया था, वो सारी चीज़ों का भुगतान किया जाएगा। अगर अपंग हो गया है तो उसके लिए अलग प्रावधान है, अगर जो है घायल हुआ है तो उसके लिए अलग प्रावधान, अलग राशि का प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज है यहाँ पर पशु हानि के लिए, ठीक है, पशु हानि के लिए जैसे आपकी गाय थी, आपकी भैंस थी, ठीक है, आपके और भी कुछ अन्य जानवर थे, अगर क्या है कि उनको किसी जंगली जानवर ने जैसे टाइगर ने अटैक कर दिया, आपकी भैंस को मारकर खा गया, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना है, संबंधित फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचित करना है, मौके स्तर पर पंचनामा बनाया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। और इस तरीके से जो है आपके गाय भैंस इत्यादि का हर्जाना आपको दिया जाएगा। संभवतः अभी 10,000 रुपया है, ठीक है, ये अलग अलग है, पशु के आधार पर अलग अलग, बकरी के लिए अलग होगा, सुअर के लिए अलग होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपकी फसल के लिए भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने देखा होगा कि जंगल के किनारे जो है उनकी फसल लगी होती है, और फसल लगी होती है तो क्या होता है, कुछ हमारे वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पर आ जाते हैं, उनकी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हमारे किसान भाई लोग क्या काम करते हैं, कोई करंट लगा देगा, कोई कई तरीके के जो है फंदे लगा देगा और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ उसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की है इस एक्ट के तहत कि भाई अगर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो आप संबंधित रेवेन्यू ऑफिसर को सूचित कीजिए। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वहां आएगा, निरीक्षण करेगा, और आपकी फसल की क्षति किस आधार पर हुई है, कितने प्रतिशत हुई है, संबंधित फॉरेस्ट गार्ड भी वहां पे आएगा, देखेगा, फिर ये जाएगा जो है किसके पास, हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर से तहसीलदार के पास जाएगा, जिला कलेक्टर के पास जाएगा। कलेक्टर महोदय जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो हमारे मुख्य अधिकारी रहेंगे, वन मंडलाधिकारी, उनको जो है सूचित करेंगे कि भाई अमुक व्यक्ति को जो है तो भुगतान किया जाए, तो संबंधित व्यक्ति का भुगतान 1 माह के अंदर कर दिया जाएगा, जो भी फसल का नुकसान हुआ। तो इस तरीके से आप देखिएगा, ये सब इसलिए व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी किसान या कोई भी आम नागरिक जो है वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि साथियों, आपको पता होगा हमारी जो पारिस्थितिकी श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला, उसको बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी बनाए रखना बहुत जरूरी है, जो हमारी जैव विविधता, ठीक है, तो इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रावधान इसमें किए गए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी और सामान्य जानकारी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, आगे हम देखते हैं। ये हमने चर्चा कर चुके थे, समवर्ती सूची, ठीक है, और अन्य चीजें। अब देखिए साथियों,
यहाँ पर जो है हमारा जो है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया है। इस राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का मतलब क्या है कि हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रदान किया जाए, इसके लिए आवश्यक सुझाव प्रेरित करना। ठीक है, और ये जो है इसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष जो है ये कौन होते हैं, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इसके अध्यक्ष जो होंगे ये कौन होंगे, हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है। और उपाध्यक्ष कौन होगा साथियों, जो हमारा वन और जो हमारा पर्यावरण, वन्य पर्यावरण एवं जो है जलवायु जो मंत्री होगा, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, वही इनके उपाध्यक्ष होंगे। ध्यान रखिएगा, राज्य वन्यजीव बोर्ड का भी गठन किया गया है और राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री महोदय होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और ये भी क्या काम करेगा, वही आवश्यक दशाएं एक सलाहकारी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए, उनके प्राकृतिक आवास में क्या सुधार किए जाने चाहिए, अगर कहीं पे कोई परियोजनाएं संचालित है और उन परियोजनाओं से संबंधित अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उन सभी को जो है ये ध्यान रखते हैं। जैसे कोई परियोजना हमारे यहाँ संचालित है और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये क्या काम करेंगे, आवश्यक सुझाव उपलब्ध कराएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जब ये अभी हमारी जो सिवनी नागपुर जो रोड बनी है, पुरई खवासा से आप देखोगे यहाँ पे पैंच टाइगर रिजर्व है और जब यहाँ पे बहुत लंबे समय तक स्टे लगा रहा कि भाई यहाँ से नेशनल हाईवे जाएगा तो वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है हानि होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आप देखिएगा दोनों ओर जो है एक तो ब्रिज बना दिया गया लंबा ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई दिक्कत ना हो और जो वाहनों की ध्वनि है वो उनके कान तक ना पहुँचे, इसके लिए साउंड प्रूफ जो है क्या लगा दिए गए, दोनों ओर जो है पट्टियाँ लगा दी गई। तो इस तरीके से प्रावधान किया गया। आप ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष जो है ये जो है ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण कौन गठन करता है, तो भाई सेंट्रल ही गठन करेगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो हमारा वन एवं पर्यावरण मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चिड़ियाघर के लिए विशेष प्रावधान करना। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये कब आया, तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि वर्ष 2005 में आया। और आपको पता होगा, आपने एक नाम सुना होगा कैलाश सांखला का। ये जो कैलाश सांखला है ना, इनको जो है हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से जो है राष्ट्रीय बाघ जो प्राधिकरण है इसका गठन हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो जो हमारा वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जो होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये काफी ये किसके लिए काम करता है, तो देखिए जो हमारे टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व से संबंधित जो है कोई भी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाना है, अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाना है, तो उससे संबंधित प्रावधान जो है या जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, इसका काम जो है ये कहाँ पर है साथियों, ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये क्या काम करेगा, देखिए लिखा ही है वन्यजीव अपराध नियंत्रण, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है वाइल्ड लाइफ से संबंधित कोई अपराध करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ब्यूरो बनाया गया है जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ये टॉपिक। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है साथियों कि 1972 में हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उन्हीं के सहयोगों से, उन्हीं के प्रयास से हमारे मंत्रिमंडल में ये प्रस्ताव पारित किया गया और 1972 में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया। अगर
अब इसमें कुछ चीज़ें और बताने की है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब चूंकि टॉपिक ही बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है अनुसूची दी गई है। तो हमारे जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है, इसमें कुल कितनी अनुसूची है साथियों? 6 अनुसूची। जो हमारी पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में आप देखोगे कि जो लुप्त प्राय हैं, जिनका शिकार हो रहा है, तो अवैध शिकार को रोकना है, उनको संरक्षित करना है, नहीं तो पता चला कि निकट भविष्य में वो वाइल्ड लाइफ समाप्ति हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गए, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर हो गए, ये जो है विलुप्ति की कगार में है, तो इनको संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही अनुसूची सेकंड में उन वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया है जिनका शिकार किया जाना प्रतिबंधित है। आप देखिए पहले में क्या है कि अति संकटग्रस्त लुप्त प्राय, जो है लुप्त प्राय वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया और उनके शिकार पर कठोर दंड का भी प्रावधान है। जैसे हिम तेंदुआ बताया, रॉयल बंगाल टाइगर बताया, कस्तूरी मृग, गेंडा, चिंकारा, ये जो है आप ध्यान रखिएगा। आपको जो है ये बुकलेट में मिल जाएगा, जो हमारी ट्रेनिंग की बुकलेट है, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग की बुकलेट है, वहां पर आपको मिल जाएगा वन सुरक्षा एवं विधि जो टॉपिक है उसमें। दूसरी चीज इसमें जो है हमारे यहाँ संकटग्रस्त वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि हमारे जो गिबन होते हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर हमारे और भी जो अन्य वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, किंग कोबरा हो गया, इंडियन कोबरा हो गया, तो ऐसे कुछ वाइल्ड लाइफ को इसमें शामिल किया गया है सेकंड अनुसूची में, ठीक है। थर्ड और फोर्थ अनुसूची में उनको शामिल किया गया है जिनके ऊपर ज्यादा शिकार या खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, ऐसे वाइल्ड लाइफ को शामिल किया गया है। जैसे आप देखोगे मूसा वगैरह हो गया, ठीक है, और अन्य चीजें होंगी, तो ये चीजें इनको शामिल किया गया है। आगे जो पांचवी अनुसूची है, इनमें उन वन्य जीव को शामिल किया गया है जो कृमि प्रजाति के हैं, अर्थात जो क्या करते हैं, जो वाहक का काम करते हैं कोई भी बीमारी या कोई भी चीजों को फैलाने में, जैसे कौवा हो गया, ठीक है, मूसक हो गए, ठीक है, और भी अन्य। और जो यूनिट जो हमारी छठवीं अनुसूची है, इसमें पौधों को शामिल किया गया है। तो इस तरीके से 6 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। हम इंटरनेशनल जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, तो वहां पर हम जो हमारा इंडियन जो क्या है, इंटरनेशनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और यहीं पे हम पढ़ेंगे रेड डाटा बुक के बारे में, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक होगा। कल हम चर्चा करेंगे हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है और जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, भारतीय वन अधिकार अधिनियम है 1927, इन पर हम चर्चा करेंगे। आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।